हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का सिलेबस डिस्कस किया था। तो जो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, वो आपका फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। ऑल्दो ये टॉपिक हमने लाइव क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, परंतु इस लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मटेरियल साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल किसे कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मटेरियल साइंस आपका दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें एक है मटेरियल यानी पदार्थ और साइंस यानी विज्ञान। तो जहाँ पे भी साइंस वर्ड आ जाता है तो वहाँ पे एक सिस्टमेटिक स्टडी का शब्द ज़रूर आता है। तो साइंस और कुछ नहीं है, एक सिस्टमेटिक अध्ययन का तरीका है। ठीक है कि अब यहाँ पे मटेरियल साइंस की बात हो रही है, तो किसकी सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे? मटेरियल्स की। अब मटेरियल की क्या क्या स्टडी करेंगे? उनकी इंटरनल ज्योमेट्रिक डिटेल्स, उनका स्ट्रक्चर जानेंगे, बिहेवियर, उनके प्रॉपर्टी यानी गुण कैरेक्टरिस्टिक्स, और अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। ठीक है, चाहे वो नेचुरल मटेरियल है, चाहे वो सिंथेटिक मटेरियल है। यहाँ पे सिस्टमेटिक नहीं आया, सिंथेटिक मटेरियल होगा यानी कृत्रिम पदार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये मटेरियल्स अभी कुछ शताब्दियों पहले आए हैं या इनका डेवलपमेंट कितना पुराना है। तो आपको मैं बता दूं कि मटेरियल्स का हमारा जो एवोल्यूशन है वो बहुत ही पुराना है। हमारे मानव संस्कृति और सिविलाइजेशन में मटेरियल हमेशा से ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। ये इस इनकी महत्वता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे कुछ कालों का नाम मटेरियल्स के नाम पे रखा गया है, जैसे स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। इन सभी के बारे में आपने हिस्ट्री क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आदिकाल से ही आदि मानव ने मटेरियल्स को गलाने की पद्धति सीख ली थी, और उसने धातुओं को एक्सट्रैक्ट करना और उनको अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग करना सीख लिया था। और तभी से जो है मानव में क्या है, आपको मटेरियल्स को जानने की प्रवृत्ति बढ़ती रही है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि मटेरियल्स का जो है एवोल्यूशन या उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब हमने ये चीज़ें देख ली तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स को का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इंजीनियरिंग मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं। तो इसको हम 4 पॉइंट्स में हम लोग समराइज़ कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें और पॉइंट भी ऐड किए जा सकते हैं, परंतु 4 प्रमुख पॉइंट है। सबसे पहला कि मटेरियल्स की क्या एप्लीकेशन है, ये जानने के लिए किस में एप्लीकेशन। हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में और मशीन्स के लिए। ठीक है, मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरा, जब तक आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स का अध्ययन नहीं होगा तो आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप सही मटेरियल का चयन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ राइट मटेरियल। क्योंकि अगर आपने रॉन्ग मटेरियल सेलेक्ट कर लिया किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फेलियर हो जाएगा। और क्यों अध्ययन करते हैं? ताकि हमें जो लेटेस्ट ट्रेंड है इंजीनियरिंग मटेरियल में उसका ज्ञान हो पाए, और आजकल की ज़रूरतों के हिसाब से इमर्जिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग हम उसकी आवश्यकता को पूर्ण कर पाए। जिस प्रकार से आजकल की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है और आपकी बदलती हुई टेक्नोलॉजी है, उसको उसको उसकी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए मटेरियल्स का अध्ययन करना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। अब हम अपने आज के टॉपिक पे पहुंच गए हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को हम लोग मुख्यतः इस तरह से विभाजित करते हैं। पहले हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स, और तीसरा है आपका मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपका आएगा मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं
कि इनके क्या अर्थ हैं। सबसे पहले मेटल्स को डिस्कस करते हैं। तो मेटल्स उन सब्सटेंसेस को कहते हैं दैट रेडिली गिव अप इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स। ठीक है। और मेटल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सामान्यतः वो गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। वो अपनी शेप को परमानेंटली चेंज करने के लिए कैपेबल होते हैं, और उनमें प्लास्टिसिटी, स्ट्रेंथ ये भी देखने को मिलती है। वो उनका लस्टर अच्छा होता है, उनके रेजिस्टेंस टू कोरोजन होते हैं। ठीक है। मेलेबिलिटी, स्टिफनेस, ये सब कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। और वो हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव उनकी अच्छी होती है ना। और ये सब जो गुण हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल्स के, ये दो कारणों से होते हैं। एक कि उनका कॉम्पोजिशन किस प्रकार के एटम से बना हुआ है, और दूसरा वो जो एटम्स हैं वो किस प्रकार से विभाजित हैं अपनी स्पेस लैटिस में। अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो आपने मेटल्स को इस तरह से पढ़ा होगा कि मेटल उनको उनको कहा जाता है, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनकी वैलेंसी 1, 2 और 3 होती है। ठीक है। अब मेटल्स को हम लोग फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से। किन किन तरह से? एक है आपका फेरस मेटल्स और दूसरा है नॉन फेरस मेटल्स। तो ऑल्दो ये वाला जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें आपको पूरी 5 यूनिट का सार मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दूसरी यूनिट में आप पढ़ेंगे फेरस मेटल्स एंड देयर अलॉयज। चौथी यूनिट में पढ़ेंगे आप नॉन फेरस मेटल एंड देयर अलॉयज। और पांचवें यूनिट में पढ़ेंगे आप अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल, जो आपका ये वाला पोर्शन कवर करेगा। तो इस टॉपिक से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको 5 यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। वापस आते हैं फेरस मेटल्स को। अगर हम थोड़ा जानना चाहें तो फेरस मेटल जैसे कि नाम से ही विदित है, Fe इसके शुरू में आ रहा है, तो Fe किसका सिंबल होता है? आयरन का। तो फेरस मेटल उन मेटल्स को कहते हैं जिसमें आयरन आपका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। उदाहरण के लिए अगर 100% कोई कोई भी मटेरियल 100% से बना हुआ है तो इसमें अधिकतर परसेंटेज जब आयरन की होगी तो उसे हम फेरस मेटल कह देंगे। ये प्रतिशत कुछ भी हो सकती है, 70, 80, 90, डिपेंडिंग अपॉन दी मटेरियल। तो फेरस मेटल में आपके जैसे आयरन आता है और विभिन्न प्रकार के स्टील आते हैं। स्टील किसे कहते हैं? आयरन और कार्बन के अलॉय को स्टील कहा जाता है, और स्टील को भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। ये हम आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपका सेकंड चैप्टर होगा उसका नाम है फेरस मेटल्स एंड देयर अलॉयज। ठीक है। तो अब फेरस मेटल को जानने के बाद हम देखते हैं नॉन फेरस किसे कहेंगे। तो नॉन फेरस उन मटेरियल्स को कहा जाता है जिसमें ऑब्वियसली आयरन और कार्बन नहीं पाया जाता। ठीक है। फिर नॉन फेरस मेटल के उदाहरण जैसे कौन कौन से नॉन फेरस मेटल है? जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, निकल, जिंक, टिन, क्रोमियम आदि। ये सभी क्या हैं? नॉन फेरस मेटल के एग्जाम्पल है। अब नॉन फेरस मेटल के भी कुछ गुण होते हैं, वो भी हम जान लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आपके इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसी प्रकार से आपका जो सिल्वर है वो मोस्ट मेलेबल मेटल माना जाता है। इसी प्रकार से गोल्ड आपका मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, क्रोमियम आपका कोरोजन रेजिस्टेंस माना जाता है, और जिंक आपका मेटल प्लेटिंग के लिए यूज होता है। तो ये हमने कुछ बातें जानी फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स के बारे में। अब हम आते हैं नॉन मेटल की परिभाषा पे। तो नॉन मेटल बेसिकली क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिनके पास लस्टर नहीं होता। हमने एक शब्द यूज कर रहे हैं लस्टर। लस्टर का अर्थ होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टू रिफ्लेक्ट द लाइट व्हेन इट कम्स ऑन इट्स सरफेस। मतलब चमक एक तरह से कह सकते हैं। तो आप धातुओं में, अगर सरल भाषा में मैं बताऊं आपको, तो धातुओं में आपको चमक देखने को मिलती है और अधातु में आपको चमक देखने को नहीं मिलती। तो उसको हम लस्टर कहते हैं, LUSTER।
ठीक है। तो और क्या होता है, और क्या प्रॉपर्टीज़ है नॉन मटेरियल्स की? जैसे कि मेटल्स में आपका जंग लगने यानी कोरोजन लगने का खतरा रहता है। नॉन मेटल्स आपके अधिकतर कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है। और नॉन मटेरियल्स की आपकी एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन भी होती है, जिसके कारण कोरोजन से वो बचे रहते हैं। और जैसा हमने डिस्कस किया है, मेटल आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत नॉन मेटल आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर नहीं इंसुलेटर होते हैं। ठीक है। तो नॉन मेटल्स को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, एक है सिरामिक्स पोर्शन और दूसरा है पॉलीमर्स। ऑल्दो ये पूरा टॉपिक हम नॉन मेटल्स का पूरा टॉपिक हम अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो आपकी यूनिट 5 है उसमें डिस्कस करेंगे, परंतु यहाँ हम सिर्फ इनकी परिभाषा जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जानते हैं सिरामिक्स किसे कहते हैं। तो सिरामिक्स बेसिकली क्या होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं। ठीक है। सिरामिक्स आपकी फिजिकली सेपरेबल होती हैं और केमिकली होमोजेनियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ फेसिस से बनी होती हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको सिरामिक्स के देना चाहूँ तो रॉक्स, ग्लासेस, फायर क्ले, फायर ब्रिक, सीमेंट्स, लाइम्स, ये कुछ उदाहरण हैं सिरामिक्स मटेरियल के। अब आते हैं हम पॉलीमर पे। तो पहले मैं पॉलीमर शब्द का आपको मतलब क्लियर कर देता हूँ। पॉली पॉलीमर शब्द आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पॉली, दूसरा है मर। पॉली का अर्थ होता है आपका मैनी, मतलब बहुत सारे। मर का अर्थ होता है अ यूनिट। ठीक है। तो पॉलीमर आपका क्या हो गया, बहुत सारी यूनिट्स। और पॉलीमर आपके किन से बनते हैं, मोनोमर से। ठीक है। मोनो, MONOMER, मोनोमर। मोनो का अर्थ होता है सिंगल और मर का अर्थ होता है अ यूनिट। ठीक है। तो मोनोमर जब एक एक यूनिट हम लोग एक प्रोसेस की सहायता से बॉन्डेड कर देते हैं थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, तो आपके पॉलीमर, आपको रिजल्ट क्या मिलता है, पॉलीमर। और इस प्रोसेस को, मोनोमर से पॉलीमर बनने की क्रिया को ही पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पॉली ऑर्गेनिक पॉलीमर आपका रिलेटिवली इनर्ट होते हैं और लाइट होते हैं, और इनमें जनरली हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है। पॉलीमर्स आपके हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें जानी हमने पॉलीमर के बारे में। अब आते हैं हम तीसरी कैटेगरी पे, जो है मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन। पहले कैटेगरी है मेटल, दूसरी कैटेगरी है नॉन मेटल और तीसरी कैटेगरी है मटेरियल्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन। अब इसके नाम से ही विदित है कि ये किसी न किसी से मिलके बना होगा जब कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इसको हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक आपका कॉम्पोजिट्स और एक आपका अलॉयस। अब कॉम्पोजिट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। कॉम्पोजिट आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है। कॉम्पोजिट किन से मिलकर बनते हैं, जब दो डिसिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आप सिमिलर नहीं होती, तो तब कॉम्पोजिट बनता है। और अलॉय किसे कहते हैं, अलॉय किस कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है। तो कॉम्पोजिट में किसे कहते हैं, जो डिसिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है, और अलॉयज बेसिकली किसे कहते हैं, टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। जैसे उदाहरण के लिए कॉम्पोजिट में क्या हो सकता है आपका, एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपका मेटल हो सकता है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट आपका सिरामिक्स हो सकता है। तो हो गए ना दो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। इसके अलावा एक मेटल हो सकता है, एक पॉलीमर भी हो सकता है कॉम्पोजिट में, या एक सिरामिक हो सकता है और दूसरा एक पॉलीमर हो सकता है, या कोई भी अन्य कॉम्बिनेशन। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हमने डिस्कस किया कि अलॉय क्या होते हैं। अलॉय बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है। अब अलॉयज को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट में, फेरस अलॉय एंड नॉन फेरस अलॉय। ठीक है। तो
ये सब टॉपिक हम जब हम सेकंड यूनिट और फोर्थ यूनिट में फेरस मेटल एंड अलॉय डिस्कस करेंगे, और नॉन फोर्थ यूनिट में नॉन फेरस मेटल एंड अलॉय डिस्कस करेंगे, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। परंतु यहाँ हम ये जान लेते हैं कि हम अलॉय बनाते क्यों हैं या अलॉय बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अलॉय आपका इसलिए बनाए जाते हैं, पहला पॉइंट, ताकि आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट और डक्टिलिटी, ये प्रॉपर्टीज इंप्रूव की जा सकते हैं, की जा सकें। दूसरा, टू प्रोवाइड फ्री कटिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए लेड को आपका स्टील में ऐड किया जाता है, इसको फ्री कटिंग प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरा हम पॉइंट दे सकते हैं, टू इम्प्रूव वियर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या दे सकते हैं, टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी। और अंत में एक और पॉइंट हम दे सकते हैं, टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील। तो इन सब कारणों के कारण हम अलॉय बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।